स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी जंक्शन पे। मैं पुष्पन स्वागत करता हूँ आप सभी का। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इस सेशन में हम लोग देखेंगे टेट 2025 में पूरा जीके और जीएस और करंट अफेयर्स। ये पेट 2022 की मार्कशीट है। इसमें 72 नंबर मिले और 97 नंबर थे मेरे। अगर हम लोग देखेंगे इतिहास। इतिहास में पहला चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसकी खोज, इसका उत्खनन सन जॉन मार्शल की निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। पहला जो स्थल था हड़प्पा, इसकी खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी की। और ये कहाँ से है? पंजाब प्रांत, रावी नदी के तट पे था हड़प्पा। हड़प्पा से यहाँ पे हड़प्पा स्थल और उसकी उत्खनन किसने किया था ये पूछ लेगा, और किस नदी के तट पे था। यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है। और प्रमुख स्थलों से क्या खोजा गया, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हड़प्पा से विशाल अन्नागार खोजा गया, और हड़प्पा से ही कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम रखा गया R37। क्या नाम था? R37। हड़प्पा से। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने। किस नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पे। और ये कहाँ पे? पंजाब प्रांत, वो भी पाकिस्तान का। तो उसके बाद मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में किसने की? R.D. बनर्जी अर्थात अकाल दास बनर्जी ने। और ये सिंध नदी के तट पे सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो उसके बाद है चनूदड़ो। चनूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने। चनूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने कब? 1931 में सिंध प्रांत, सिंध नदी के तट पे। फिर उसके बाद कालीबंगा है। कालीबंगा, इसकी खोज 1951 में, यहाँ 51 लिख लो, अमरनाथ घोष ने की। और ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला, जो कि घग्गर नदी के तट पे था। फिर उसके बाद है कालीबंगा के बाद बनवाली, याद रखना। इसकी खोज रविन्द्रनाथ बिष्ट ने। और ये हरियाणा में है। किस नदी के तट पे? रंगोई नदी के तट पे। फिर उसके बाद राखीगढ़ी, ये हिसार प्रांत में है, घग्गर नदी बस इसका। राखीगढ़ी का नाम किस नदी के तट पे, ये याद रखना। हरियाणा में घग्गर नदी के तट पे। घग्गर नदी के तट पे दो वो हैं, कालीबंगा और राखीगढ़ी। उसके बाद धौलावीरा है। धौलावीरा कच्छ के रण में है, गुजरात में। और यहाँ से क्या मिला है? उत्कृष्ट जल प्रबंधन। ठीक है, जल संरक्षण तकनीक यहाँ से धौलावीरा से पाई गई है। प्रमुख स्थल और उनसे क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है कांसे की नतकी की मूर्ति। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कांसे की नतकी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे था? मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पे था। और इसकी खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी ने की थी, रखाल दास बनर्जी। फिर उसके बाद है लोथल। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, और इसकी खोज S.R. राव ने की थी। किसने की थी? S.R. राव ने। कालीबंगा, कालीबंगा से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखना। जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। फिर बनवाली से मिला है उत्तम किस्म की जौ। क्या मिला है? उत्तम किस्म की जौ। फिर इसमें धौलावीरा। धौलावीरा उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली, मैंने बताया है। धौलावीरा कहाँ पे है? कच्छ के रण में है। फिर उसके बाद चनूदड़ो, ये भी सिंधु नदी के तट पे था। ठीक है, और यहाँ पे झूकर एवं झाकड़ संस्कृत के अवशेष मिले हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं ईंटों पे।
फिर उसके बाद है विशेषताएं छोड़ दो। बस ये याद रखना कि इसमें लौ के साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, और ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किसने किया था? सिंधु सभ्यता के निवासियों ने। फिर उसके बाद वैदिक काल। वैदिक काल को दो अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल फिर उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना है, उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों की रचना। अन्य वेद कौन कौन से हैं? सामवेद है, यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। इस काल का फिर ऋग्वेद काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के बारे में ये जानो, नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं, नदी जो वैदिक कालीन नदियाँ हैं उसके उपनाम। सतलज को क्या कहा जाता था? तब शतुद्री कहा जाता था। ये तो याद ही रहेगा, सतलज शतुद्री। ठीक है। और सिंध को सिंधी कहा जाता था। झेलम और चिनाब में लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे सिंधु नदी मैं पढ़ा देता हूँ। जो सिंधु नदी तंत्र है ये कहाँ से बहती है? मान लो ये इंडिया है। ठीक है। सबसे ऊपर है काराकोरम, ये काराकोरम श्रेणी है। फिर ये लद्दाख है, ये जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद फिर बहती है आपकी झेलम। ठीक है। और झेलम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे बहती है। ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, बेरीनाग के पास से। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट नदी है तुम्हारी चेनाब। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारी चेनाब। चेनाब चेनाब ये ऊपर आपकी सिंध हुई, फिर झेलम हुई, फिर उसके बाद चेनाब। चेनाब के बाद है रावी। रावी के नीचे है व्यास। व्यास के नीचे है सतलज। व्यास सतलज में आके मिल जाती है। और सतलज यहाँ कैलाश श्रेणी से तो निकलती है, और लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। ये याद रखना, सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से। सबसे ऊपर तुम्हारी सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। ठीक है। और सिंधु को सिंधुई कहते थे, सतलज को शतुद्री कहते थे, और राविस को परुश्रेणी कहते थे। ठीक है। ये तुम्हारी जो झेलम है, झेलम को कहते थे वितस्ता। ये याद रखना। और चेनाब में ना आ रहा है तो इसको कहते थे अस्कनी। ना आ रहा है, अस्कनी में ना आ रहा है, ये याद रखना। वितस्ता। चेनाब और झेलम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो चेनाब को कहते थे अस्कनी और झेलम को कहते थे वितस्ता। फिर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों की रचना हुई। अन्य वेद कौन कौन? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ही ये वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई इनकी व्याख्या करने के लिए। उत्तर वैदिक के काल के बाद शुरू होता है उत्तरोत्तर वैदिक काल। उत्तरोत्तर वैदिक काल में सबसे पहले 6 वेदांग की रचना हुई। 6 वेदांग, 4 उपवेद की रचना हुई। उपनिषद, उसके बाद है पुराण,
संहिता, जैसे मनु संहिता हुई, याज्ञवल्क्य संहिता हुई। फिर उसके बाद है महाकाव्य। तो सबसे पहले किसकी रचना हुई? 4 वेदों की। सबसे पहले ऋग्वेद और सबसे लास्ट में अथर्ववेद की रचना हुई। ये क्रम लगाने को भी पूछ लेगा, यहाँ से ये याद रखना। चार आश्रमों की वर्णन: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास बाद में जोड़ा गया, ये याद रखना, संन्यास बाद में जोड़ा गया। 8 प्रकार के विवाह और 16 प्रकार के संस्कार इसी में उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है बौद्ध काल। बौद्ध काल में बुद्ध जी, ठीक है, बुद्ध का जन्म 563 में लुम्बिनी में हुआ था। और इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? रूमिन देई अभिलेख में। कहाँ से मिलता है? रूमिन देई अभिलेख, ठीक है, ये अशोक का है। फिर उनकी मृत्यु कहाँ हुई? 483 में कुशीनगर में हुई, ठीक है। और ये कितने साल जिंदा रहे? 80 साल। इनकी माता का नाम महामाया था। सुधोधन इनका पिता थे और प्रजापति पौंसमी ने इनका पालन पोषण किया था। पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल इनके पुत्र थे। और इन्होंने जो गृह त्याग किया उसी को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। प्रथम उपदेश सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति इनकी कहाँ हुई? बोध गया में, ठीक। और मृत्यु कुशीनगर में हुई। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद में मल्ल राज की राजधानी थी, ठीक। मल्ल की 2 राजधानियाँ थी, कुशीनगर और पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी का वहाँ परिनिर्वाण हुआ, जबकि कुशीनगर में किसका? बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ, ये याद रखना। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते थे। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और यूपी का सबसे कम साक्षर जिला है श्रावस्ती। उपदेश सबसे ज़्यादा बुद्ध जी ने दिया, लेकिन सबसे साक्षरता में सबसे कम श्रावस्ती है। अंतिम उपदेश कुशीनगर में, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म के तीर्थ, जैन धर्म के तीर्थ और बौद्ध धर्म के तीर्थ आते हैं। बौद्ध धर्म के तीर्थ में बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध कैसे होगा? 8 आर्य सत्य, उस पर चलोगे, ठीक है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ को क्या कहा जाता कहा जाता है? महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में है, ठीक है। पाली को अभी लास्ट ईयर उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। पाली और प्राकृत, मराठी, बंगाली, ठीक है, और शायद असमिया को दे दिया गया है। बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन थे? पूछा जाता है। सुभद्र को इन्होंने शिक्षा दी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं। 4 में पहली बौद्ध संगीति कहाँ, किसके राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। और जो ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई कहाँ पे हुई? राजगिरी में हुई। कहाँ पे हुई? राजगिरी में हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। और राजा उस टाइम कौन था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? कालाशोक के शासन काल में हुई। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम जो है, पहले हर्यक वंश मगध पर शासन करता है, जैसे इंडिया 1947 में
स्वतंत्र हुआ। उसके बाद इंडिया के बाद पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये क्रम रहा। तो उसी तरह मगध एक राज्य था। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम था। पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो शासन करता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग को राजा ने, जनता ने शासक बनाया था। ये अपने नाम से ही इसको वंश का नाम चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नंद वंश। नंद वंश तो पढ़े ही होंगे, घनानंद। घनानंद को हराकर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। कहाँ पे? मगध। तो हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति किसके टाइम होती? अजातशत्रु के टाइम होती। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक। कालाशोक किस वंश से था? शिशुनाग वंश से था। फिर तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के टाइम होती है, और अशोक राजा होते। तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति के टाइम कनिष्क होता है। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति हो 483 में, दूसरी 383 और तृतीय होती है 251 में। ठीक है। और चतुर्थ होती है कनिष्क के टाइम एडी में, पहली शताब्दी एडी में होती है। ठीक। और पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है? राजगिरी में होती है। द्वितीय कहाँ होती है? वैशाली में होती है। तृतीय कहाँ होती है बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ होती है? कुंडलवन में, कश्मीर में। ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगीति राजगिर में 483 में राजगिर में होती है। महाकश्यप इसका शासक होता है। अजातशत्रु इस टाइम में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। सरकामी इसका अध्यक्ष होता है। शुभकामी या सरकामी कालाशोक के टाइम होती है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। मोगलीपुत्र से इसका शासक होता है, इसका अध्यक्ष होता है तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के टाइम। चतुर्थ बौद्ध संगीति जानते हुए कश्मीर में होती है। वसुमित्र इसका अध्यक्ष होता है, जबकि अश्वघोष जो होता है इस बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष होता है। और कनिष्क के टाइम चौथी बौद्ध संगीति होती है। फिर जैन धर्म। जैन धर्म का यहाँ याद रखना। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जबकि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। ये 500 एक सेकंड, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। ये 560 है, ये 540 है, सॉरी 539 नहीं है, 540 है। यहाँ पे 540 लिख लो। ठीक। जैन धर्म पहले ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक। इनकी माता त्रिशाला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 468 में इन्हें पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी किस राज्य की 16वां जनपद में राजधानी थी? मल्ल राज्य की राजधानी। ठीक। मल्ल की 2 राजधानियाँ थी, पावापुरी और कुशीनगर। पावापुरी में महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण होता है। ज्ञान प्राप्ति इन्हें 42 वर्ष की आयु में होती है। किस नदी के किनारे? ऋद्धिपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म की उपदेश किसमें है? प्राकृत में है, जबकि बौद्धों की पाली में है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। अकाल पड़ा था मौर्य साम्राज्य के टाइम। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के प्रणेता कौन थे? स्थलभाउ। श्वेतांबर में सहारा है, स्थलभाउ में सहारा है। ठीक है। दिगंबर के कौन थे? भद्रभाउ। ये कपड़े नहीं पहनते थे दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और इसके नेता थे स्थलभाउ।
ठीक, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? भद्रबाहु का रचित कल्पसूत्र है। जैन धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली थे, इनके दामाद थे। फिर जैन संगीतियाँ, बहुत तो 4 थीं और जैन संगीतियाँ 2 ही हैं। ठीक है, प्रथम पाटलिपुत्र में होती है। कब होती है? स्थलभद्र के नेतृत्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति 512-513 AD में वल्लभी में होती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देवर्धिगण। याद रखना, ये पूछता है। शासन उस वंश उस टाइम किसका था? मैत्रक वंश का था। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, 16 महाजनपद में ये याद रखो। मान लो ये यूपी है, यूपी के बगल में बिहार। यूपी में कितने थे? 8 थे, बिहार में 3 थे और 2। मान लो ये इंडिया का पार्ट है, तो ये पाकिस्तान के आसपास अफगानिस्तान में कंधार था और कम्बोज था। कंधार और गांधार और कम्बोज था। और राजस्थान में एक था मत्स्य था। मत्स्य कहाँ था? राजस्थान में। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मान लो एक एमपी में था। एमपी में कौन था? उज्जैन। ठीक है, और दक्षिण में एक था अस्मक। ये किस नदी के तट पे था? गोदावरी नदी के तट पे। तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूपी वाले से तो पूछ ही लेगा। बिहार में 3 कौन थे? अंग, मगध और वज्जी। वज्जी कहाँ गया? वज्जी ये है। ठीक, अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह बाद में पाटलिपुत्र बन जाती है। ठीक है, और फिर वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। उसके बाद यूपी में 8 थे। काशी था। काशी के बाद याद रखो कौशल। कौशल ये है। ठीक, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या। ठीक है, काशी, कौशल, वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, प्रयागराज के आसपास। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, दिल्ली, मेरठ के आसपास। ठीक है, यूपी में काशी, कौशल, कुरु, वत्स, पांचाल ऐछन या काम्पिल, फर्रुखाबाद के आसपास। फिर उसके बाद है शूरसेन कहाँ का? मथुरा का। और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है छेद ये बुंदेलखंड में, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक, मत्स्य मैंने बताया राजस्थान में था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और फिर गांधार इंडिया के मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास। गांधार की राजधानी हाटक थी, तक्षशिला थी, सॉरी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जबकि कम्बोज की राजधानी हाटक थी। गांधार और कम्बोज यहाँ थे। कम्बोज की राजधानी हाटक थी। मान लो ये इंडिया का, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। कम्बोज की राजधानी हाटक और गांधार की राजधानी तक्षशिला। एमपी में एक था अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी, उज्जैन। ठीक है, और दक्षिण में एकमात्र अस्मक, जो कि गोदावरी नदी के तट पे था, इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। हम लोग पढ़ेंगे मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। पहला, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश था। और इसकी स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने की थी। बिम्बिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु उसका मतलब शासक बनता है। फिर अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है? उदयन करता है। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर बसाया था, सोन और गंगा के तट पर। ये क्वेश्चन आ सकता है, पाटलिपुत्र नगर किसने बताया था? उदयन ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने। फिर उसके बाद हर्यक वंश के बाद जो शासन करता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग ही ये अपने नाम से ही इस वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग के बाद ही कालाशोक बनता है। कालाशोक के ही टाइम द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, कहाँ पे? वैशाली में। पहली किसके टाइम होती है? कि अजातशत्रु के टाइम होती है। अजातशत्रु के टाइम जो होती है ये कहाँ होती है? राजगिरी में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है
महाकश्यप। ठीक है। और जो काला शोक के टाइम होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? शुभकामी। ये याद रखना, बौद्ध संगीत है। फिर उसके बाद है नंदवंश। नंदवंश का जानते ही हो, महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की। और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। घनानंद को ही हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और घनानंद के टाइम कौन आता है? सिकंदर भारत में आक्रमण करता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने घनानंद को हरा के कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। कौटिल्य की पुस्तक कौटिल्य या चाणक्य, वर्तमान चाणक्य कौन कहे जा रहे हैं तो देख ही रहे हो मीडिया में। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रधानमंत्री कौटिल्य इनके होते हैं। इन्होंने ही सप्तांग सिद्धांत दिया था। किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, शासन व्यवस्था से संबंधित है। ठीक। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आता है। मेगास्थनीज की पुस्तक तो याद ही होगी, इंडिका। चंद्रगुप्त के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। इन्होंने अपने प्राण कैसे त्यागे थे? ये जैन धर्म को मानने वाले थे। और मौर्य वंश में मगध में अकाल पड़ता है, ये चले जाते हैं कर्नाटक श्रवण बेलागोला में। वहीं पे ये प्राण त्यागते हैं। किस पद्धति से? संलेखना पद्धति से। संलेखना में तब भोजन त्याग दिया जाता है। फिर उसके बाद इसके उत्तराधिकारी बिंदुसार बनते हैं। बिंदुसार का ही पुत्र फिर उसके बाद अशोक बनता है। अशोक के बारे में तो जानते ही हो। ठीक है। कलिंग युद्ध, इसका ये याद रखना, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। और सिंहासन पर ये कब बैठा था? 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में बैठा था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहदत्त। बृहदत्त की ही हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये याद रखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अशोक के जो अभिलेखों को किसने पहली बार पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। अशोक के 14 अभिलेख विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसका पहला याद रख लो, जिसमें पशु हत्या निषेध। ठीक है। और दूसरे अभिलेख में इसने अपने पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया है, चोल चेर पांड्य। तीसरा अभिलेख धर्म के प्रचार के लिए तीसरा अभिलेख में इसने अशोक ने अपने प्रशासन की जिम्मेदारी प्रादेशिक रज्जुक और युक्त नामक अधिकारियों को सौंपी। फिर उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट है 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख में याद रखना कलिंग विजय का वर्णन है। फिर उसके बाद जो मौर्य वंश स्थापित, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस राजा को हराकर अपने वंश की स्थापना की? बृहद्रथ के। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का प्रमुख शासक कौन होता है? अग्निमित्र। इसी पे ही आधारित मालविकाग्निमित्र नामक कालिदास ने एक नाटक लिखा है। और इस वंश का अंतिम शासक देवभूत ही होता है। देवभूत की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन होता है? सुशर्मा होता है। सुशर्मा की हत्या कौन करता है? सुशर्मा की हत्या करता है सिमुक। और सिमुक कौन से वंश की स्थापना करता है? सातवाहन वंश की। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन होता है? गौतमी प्रथम। और इसका महानतम शासक कौन होता है? गौतमी पुत्र शतकर्णी। फिर उसके बाद है सातवाहन वंश के बाद ये याद रखना कलिंग पे चेद वंश। चेद वंश का शासक खारवेल होता है।
खारवेल का ही होता है एक हाथी गुम्फा अभिलेख, जो जैन धर्म का अभिलेखी साक्ष्य होता है। इस अभिलेख का क्या नाम होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। जो मगध की समाप्ति के बाद कुछ देसी वंश मैंने बताया ही, देसी वंश पहला शासक था शुंग, शुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद सातवाहन, और इसमें विदेशी भी आक्रमण करते हैं। तो विदेशी आक्रमणकारियों में पहले कौन होते हैं? ग्रीक होते हैं, ग्रीक के बाद शक, जीएस, पीके, फिर पहलो, फिर कुषाण। कुषाण वंश का ही कनिष्क आप पढ़े होंगे, ये विदेशी रहता है। मिनांडर ने बौद्ध, जो ग्रीक शासक मिनांडर होता है ना, बौद्ध भिक्षु नागसेन से दीक्षा लेता है। इसी का एक अभिलेख होता है मिलिंद पन्नो। इसी में नागसेन और मिलिंद की वार्ता की चर्चा है। ये क्वेश्चन बनता है, किस ग्रीक शासक ने नागसेन से चर्चा की? इसका अभिलेख कहाँ से मिलता है? नागसेन से चर्चा की और मिलिंद पन्नो में इस वार्ता का वर्णन मिलता है। शक शासक रुद्रदामन तो जानते ही हो। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस शैली में? चंपू शैली, मतलब गद्य पद्य का दोनों का प्रयोग किया गया है। और इसमें वर्णन किन दो चार राजाओं का है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का है, अशोक का है और स्कंदगुप्त का है, और इसके साथ रुद्रदामन का है। कुषाण वंश की स्थापना कौन करता है? कुजुल कटफिसस करता है। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसी ने, कुषाण वंश के शासकों ने शुरू किए, और उसका नाम क्या था? विम कटफिसस। उसके बाद इस वंश में शासन करता है कनिष्क। कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत चलाया। ये राष्ट्रीय संवत है भारत का। इसी के टाइम राजवैद, चरक, सुश्रुत ये सब रहते थे। फिर उसके बाद गुप्त वंश इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश याद रखना, इसकी स्थापना कौन करता है? श्री गुप्त करता है। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन होता है अगर पूछा जाए तो? चंद्रगुप्त प्रथम होता है। 319 में इसने गुप्त संवत शुरू किया था। कब? 319 में गुप्त संवत शुरू किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, धीरे गलत होगा, याद रखना। फिर उसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? हरिसेन। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है, और प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का भी नाम उल्लेख, जहांगीर से भी उसी में इलाहाबाद अभिलेख में प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। विंसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। उसके बाद इम्पोर्टेंट सबसे है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। स्वर्ण युग माना जाता है इसके काल को, और इसका भाई था रामगुप्त। उसी के बाद ये शासक बनता है, और इसने शक शासकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के जारी किए। इसके काल में 9 दरबारी रहते थे: कालिदास, धन्वंतरि, बेताल, शंकु, अमर सिंह, बारूच, चपड़क, बाहरा, मिहिर, घटपकरपद। इसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश से दुर्दसेन द्वितीय से किया। और इसके दरबार में सबसे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है फायान, ह्वेनसांग और फायान, इसमें कंफ्यूज होते हैं। ह्वेनसांग से हर्षवर्धन के दरबार में आता है, जबकि फायान चीनी यात्री किसके टाइम आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। फिर उसके बाद कुमारगुप्त बनता है शासक। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। फिर उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद ये हुड़ों से, इसी के टाइम हुड़ों का आक्रमण होता है, और इसका जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का वर्णन है। फिर उसके बाद इस वंश का, मतलब गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन होता है? विष्णुगुप्त। लेकिन इससे पहले जो शासक बनता है भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरण अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। सतीप्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। ये याद रखना, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर युग। गुप्तोत्तर युग में पुष्यभूति या वर्धन वंश याद रखना। इसी वंश का शासक था हर्षवर्धन। इसकी पहले राजधानी थी थानेसर, बाद में इसने कन्नौज बनाई।
और 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया और इसी के दरबार में हुमायूं आता है, ये याद रखना। इसने अनेक ग्रंथों की रचना की, संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद क्वेश्चन पूछ लेगा। किसने रचना, किसी और वंश शासक नाम दे देगा, ये पूछ लेगा इनको मिलाओ, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, किसी एक का नाम दे देगा, हर्षवर्धन से मिलाने को होगा। फिर उसके बाद है गुर्जर पथियार वंश, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, गहलवाड़ वंश, ये याद रखना। और इसी का शासक जयचंद होता है। और 1194 में 1192 में होता है उसका तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी जीतता है। फिर 1194 जयचंद को हराता है। ये युद्ध कब होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध। कौन? गोरी ने जयचंद को हराया। फिर उसके बाद चौहान वंश में याद रखना पृथ्वीराज तृतीय, इसी को राय पिथौरा कहते हैं। और 1191 पहले ये गोरी को हराता है, फिर 1192 में गोरी से पराजित हो जाता है। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना कौन करता है? गोपाल, 750 ईस्वी में। पाल वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक रहता धर्मपाल, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ठीक करवाई। उसके बाद है वाकाटक। पाल वंश बंगाल में शासन कर रहा होता है इस टाइम, बंगाल बिहार, 750 ईस्वी में। उसके बाद वाकाटक वंश ये बिंद क्षेत्र में इसकी स्थापना होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है अब यहाँ दक्षिण भारत में पहला जो वंश शासन किया वो था पल्लव वंश। ठीक, पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। और पल्लवों ने मंदिर निर्माण शैली, द्रविड़ शैली का विकास किया। ठीक है, मंदिर निर्माण से संबंधित 3 शैलियाँ हैं, बीच में बेसर है, ठीक है, जिसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, ऊपर वाले, ठीक, और दक्षिण में द्रविड़ शैली, और ऊपर है ये आपकी नागर शैली, मंदिर निर्माण से संबंधित। और बेसर शैली बीच में है, बिंद क्षेत्र के आसपास। तो नागर और द्रविड़ के दोनों के लक्षण ये बेसर में पाए जाते हैं। और द्रविड़ शैली की शुरुआत कब होती है? पल्लव शासकों के टाइम में, ये याद रखना। फिर उसके बाद है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में 3 क्षेत्रों में शासन कर रहे होते हैं, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य ये आंध्र प्रदेश के आसपास होते हैं। और फिर उसके बाद कल्याणी के चालुक्य। वातापी के चालुक्यों को ही खत्म करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। और बाद में ही कल्याणी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूट वंश को खत्म करके कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। किसको? राष्ट्रकूट। तो चालुक्यों की एक शाखा से राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है और अन्य दूसरी शाखा से कल्याणी की, उससे उनका राष्ट्रकूटों का अंत होता है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है चालुक्य वंश का ही स्थापना कौन करता है? पुलकेशियन प्रथम, लेकिन इसका सबसे पराक्रमी शासक होता है पुलकेशियन द्वितीय होता है। और इसी का ऐहोल अभिलेख फेमस है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख में चर्चा किसकी है? पुलकेशियन द्वितीय की है। और इसकी रचना किसने की थी? रविकीर्ति ने की थी। तो ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति का है और इसमें चर्चा किसकी है? चालुक्य वंशी पुलकेशियन द्वितीय की। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि वातापी के चालुक्यों से अंत करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। और इसने 752 ईस्वी में मानखेत में दुंत दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। और दशावतार एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण करते हैं। एलोरा में दशावतार मंदिर में ही एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है, और जो बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट वंश शासक के, ठीक है, कैलाश प्रथम बनवाता है। ये एकाश्म पत्थर है, पत्थरों को काट के उसी में, चट्टान को काट के उसी में मूर्ति बनाई गई है। फिर उसके बाद है चोल साम्राज्य। 9वीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में चोल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसकी विजयालय के नेतृत्व में चोल साम्राज्य की स्थापना होती है। और इस वंश के प्रमुख शासक होते हैं राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजा राज ने ही
बृहदेश्वर, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, और इसी को राजराजेश्वर भी मंदिर कहते हैं, तंजावुर में तो तंजौर। उसके बाद मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में पहला अरब आक्रमणकारी कौन का होता है? मोहम्मद बिन कासिम होता है। इसने 712 में आक्रमण करता है। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ चचनामा से इसका उल्लेख मिलता है। फिर महमूद गजनवी, इसने भारत पर लूट के 17 बार आक्रमण किए, और इसका प्रमुख, और कब से कब ये आक्रमण हुए? 1000 से 1027 ईस्वी के बीच। और जो इसमें प्रमुख आक्रमण, इसका 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर गुजरात में होता है। और इसके साथ जो दरबारी भारत में आए वो दरबारी थे अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी। अलबरूनी ही पहला व्यक्ति था जिसने, पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, और इसने एक ग्रंथ की रचना की, किताबुल हिंद। उसके बाद मोहम्मद गोरी शासक बनता है। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। 1191 में ये आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान से पराजित होता है। 1191 में पराजित होता है, और फिर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। फिर 1194 में चंदावर के युद्ध में ये गहलवाड़ वंश के शासक जयचंद को पराजित करता है। किसको पराजित करता है? जयचंद को पराजित करता है। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद जो शासक बनता है दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम है, ये याद रखना। क्रम से पूछ लेगा, और सबसे अधिक शासन किस वंश ने किया ये पूछ लेगा, और सबसे कम किस वंश के शासकों ने शासन किया ये पूछ लेगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों, पहले राजवंशों में गुलाम वंश या दास वंश। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की? 1206 से 1290 ये शासन करते हैं। ठीक है, फिर 1290 से 1320 शासन करते हैं खिलजी वंश। फिर उसके बाद 1320 से 1414 शासन करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद शासन होता है तुगलक वंश के बाद फिर सैयद वंश। सैयद वंश के बाद सैयद वंश का शासन होता है 14 से 1450। फिर उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश के शासन काल होता है 1450 से 1526। 1526 में बाबर का आक्रमण होता है, इब्राहिम लोधी घोड़ा के, ये मुगल काल की स्थापना कर देता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर किसको? इब्राहिम लोधी। ठीक, गोरी के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश होता है गुलाम वंश। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, और इसके मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद इसका पुत्र आराम शाह बनता है। आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश इसका दामाद शासक बन जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और ये लाहौर से राजधानी दिल्ली बनाता है। और इसने 40 विश्वासपात गुलामों से 40, जिसे तुर्कान चहलगानी का गठन करता है। ठीक है, तुर्कान चहलगानी का संस्थापक कौन होता है? ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया, और इसकी मृत्यु के पश्चात रजिया जब शासक बनती है 1236 से 1240, इसके बीच में इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है, लेकिन उसको हटा के फिर रजिया शासक बन जाती है, और रजिया 4 वंशों तक शासन करती है, और दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका होती है। फिर उसके बाद बलबन बनता है, इम्पोर्टेंट जो शासक होता है। बलबन की ही लौ एवं रक्त की नीति वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसने जो तुर्कान चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश, उसको समाप्त कर देता है। और इसने भारत मतलब दरबार में सिजदा और पायबोस प्रथा शुरू की।
और ईरानी त्यौहार नवरोज़ मनाना शुरू हुआ। गुलाम वंश का अंतिम शासक या दास वंश का अंतिम शासक कौन होता है? टिमर्स होता है। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है। उसके बाद उसका भतीजा कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। मूवी तो देखी होगी। ठीक, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की मृत्यु कर दिया, पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर सानी, जिसे द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। इसका इम्पोर्टेंस सबसे है मार्केट कंट्रोल, बाजार नियंत्रण प्रणाली। और इसने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत। तो उसके बाद तुगलक वंश का प्रमुख शासक, पहला शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आता है, और इब्न बतूता ने यात्रा वृतांत पुस्तक लिखी, जिसे रेहला नाम दिया गया। उसके बाद शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के, इसके क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खां था, इसी की याद में जौनपुर की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नासिरुद्दीन महमूद होता है। 1394 से 1412 तक ये शासन रहता है। और इसी के टाइम नासिरुद्दीन महमूद के टाइम तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद सैयद वंश शासक बनता है। सैयद वंश का संस्थापक कौन होता है? खिज खां होता है। 1398 तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण के पश्चात ही खिज खां को भारत सैयद वंश की स्थापना की और इसका शासक बनाया खिज खां को। इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह। इसके बारे में आलम से पालम तक ही इसका शासन बसता है। फिर उसके बाद मुख्य वंश है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करता है। बहलोल लोधी के बाद शासक बनता है सिकंदर लोधी। 1498 से 1570 तक, 89 से 1570 ईस्वी तक शासक रहता है। फिर उसके बाद सिकंदर ने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा, क्वेश्चन आता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। फिर इब्राहिम लोधी शासक बनता है। 1517 से 1526 ईस्वी तक शासक रहता है, और 1526 ईस्वी में ही पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसको हरा के मुगल काल की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद मुगल सम्राट। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जबकि माता का नाम कुतलुग निगार बेगम था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में बाबर जीता है। खानवा का युद्ध राणा सांगा के 1526, 1527 खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ 1528 में, फिर घाघरा का युद्ध 1529 में। फिर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं इसका टाइम पीरियड दो टाइम रहता है, 1530 से 1540। फिर 1540 के बाद चौसा के युद्ध में जब इसे पराजित करता है कौन? शेरशाह सूरी, तो ये भाग जाता है। फिर उसके बाद वापस आता है 1555-56 में। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। ठीक है। 1539 में, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, 1539 का चौसा का युद्ध याद रखो। फिर 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हो? दीनपाल नगर ये स्थापित करता है, उसी की सीढ़ियों से लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 सूरवंश का शासक था। बचपन का नाम इसका फरीद खां था। और इसकी मृत्यु कब होती है?
कालिंजर दुर्ग में इसकी मृत्यु होती है। सासाराम में इसका कब्रगाह है। फिर अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में इसका जन्म हुआ था। कब? 1542 में। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में जब ये युद्ध लड़ रहा था तो काला नौ नामक स्थान पे इसका राज्याभिषेक होता है। और इसका सेनापति कौन था? बैरम खान। बैरम खान अब्दुल रहीम खान खाना के पिता थे। रहीम के दोहे पढ़े हो ना, उन्हीं के पिता थे बैरम खान। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य युद्ध होता है। अकबर के नवरत्न कुछ नहीं पूछेगा। अबुल फजल के बारे में पूछता है, फैजी, ये दोनों भाई थे। इसकी मृत्यु 1605 में और इसका आगरा में सिकंदरा में इसका कब्र है, मकबरा। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, दास प्रथा का अंत कब करता है? 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त और 64 में जजिया कर समाप्त। समझ में नहीं आ रहा तुमको? अरे उठूंगा तो अभी दो लगाऊंगा। तो दी गई थी। ठीक, 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा करके समाप्त होती है अकबर के टाइम, और 1263 फिर 64 में जजिया करके समाप्ति। बस इतना याद रखो। 75 में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया है। फिर 82 में दीन इलाही समझ चलाता है। दास प्रथा छोड़ दो, यहाँ पे दीन इलाही याद रखो। 62 में दास प्रथा पहले खत्म करता है, फिर 63 में तीर्थ, 3 से तीर्थ कर समाप्त, फिर 64 में जजिया का समाप्त। पहले दास प्रथा, फिर तीर्थ कर, फिर जजिया कर, फिर मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी, फिर 82 में इलाही समझ चलाता है। फिर उसके बाद जहांगीर बनता है। इसका शासनकाल 1605 से 1627 और इसका मकबरा कहाँ है? शाहदरा लाहौर में है। फिर जहाँ शाहजहाँ का जानते ही हो, 1627 से 1658 में औरंगजेब शासक बनता है। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा देता है। फिर आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, भारत पहले आने का क्रम ये होता है, पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेन आते हैं और फ्रांसीसी। भारत में आने का क्रम है। जबकि अगर कंपनी बनाने का क्रम देखा जाए तो अंग्रेजों की कंपनी डचों से पहले बन गई थी। ठीक है, 1600 में ही बन गई थी। और डचों की कंपनी जो बनी ये 1602 में बनी, लेकिन अंग्रेज पहले ही भारत आ जाते हैं। अंग्रेज पहले ही डेन के पहले आते हैं। ठीक है, तो आने का क्रम याद रखना। एक तो कंपनी बनाने का क्रम आता है क्वेश्चन, फिर एक आता है भारत में कोठी स्थापना का क्रम। कोठी स्थापना क्रम और आने का क्रम सेम है, जबकि कंपनी पुर्तगाली तो पहले नंबर पे तीनों जगह है। फिर उसके बाद जब कंपनी बनती है अंग्रेजों की पहले बनती है। ठीक है, भारत में लेकिन ये बाद में आते हैं। किसके बाद आते हैं? पुर्तगाली डचों के बाद ये भारत में आते हैं। और ये याद रखना, आने का क्रम क्या है? आने का क्रम है पुर्तगाली आते हैं भारत में पहले, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेन आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। पुर्तगाली और डचों के बाद अंग्रेज आते हैं भारत में, ये याद रखना। पहला पुर्तगाली यात्री कौन होता है? वास्को डी गामा होता है। ये कहाँ पहुँचता है? कालीकट इंडिया में। और किसके वहाँ उस टाइम शासक कौन होता है? जमोरिन होता है। और इसकी सहायता भारत पहुँचने के लिए कौन करता है? मनीग नामक गुजराती पथ प्रदर्शक होता है। उसके बाद जो प्रथम वायसराय पुर्तगाली बन के आते हैं अल्मीड़ा होते हैं। इनकी ही ब्लू वाटर पॉलिसी, ये मिलाने को आता है क्वेश्चन। उसके बाद अल्मीड़ा के बाद यहाँ पे बन के आते हैं अल्बुकर्क के बाद जो वायसराय बन के आता है नीनो डी कून्हा। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद डच आते हैं। डचों के साथ 1759
प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। उसके बाद 1759 में बेदरा का युद्ध होता है डच और अंग्रेजों के मध्य। डच पराजित होकर इंडिया छोड़ देते हैं। उसके बाद अंग्रेजों के बारे में पहले कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। और पहली कोठी ये जो बनाता है, मतलब वेयर हाउस समझ लो, पहली कोठी जो बनाता है ये मछलीपट्टनम में 1611 में बनाता है। उसके बाद टॉमस रो आता है। सोलह सौ इकसठ में क्या होता है? इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होता है। ये पुर्तगाली जो राजकुमारी, इनको दहेज में दिया जाता है बम्बई। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। तो चार्ल्स द्वितीय फिर बम्बई को अंग्रेजों को किराए पे दे देते हैं। फिर उसके बाद डेन आते हैं। डेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो। डेन के बाद फ्रांसीसी सबसे अंत में भारत में आते हैं। और 1668 में ये सूरत में स्थापित करते हैं अपनी कोठी, पहली वेयर हाउस। और इनका शासन अधिकतर पौडीचेरी के आसपास रहता है। फिर बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। सिराजुद्दौला को हरा के कब? 1757 प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू होता है, समझ लो। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का जो गवर्नर होता है और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। नवाब सिराज हारे जाते हैं क्योंकि ये धोखा कर देते हैं। इनके सहयोगी मीर जाफर, ये सब घसीटी बेगम, मीर जाफर, रिया, लतीफ़ खां, ये सब सिराजुद्दौला को बेच देते हैं। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। इसके बाद इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं। इलाहाबाद की संधियाँ क्लाइव के साथ होती हैं। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव आता है भारत, और वो करता है इलाहाबाद की संधियाँ। फिर 1857 की क्रांति। इस टाइम गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और भारत ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लॉर्ड पामस्टन। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या होता है? ब्राउन बैस के स्थान पे एनफील्ड राइफल्स आ गई। राइफल्स में जो कारतूस भरी जाती थी, ऐसा बोला गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था और उसको यूज करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। ये तात्कालिक कारण हुआ। विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो 34वीं इन्फेंट्री की रेजिमेंट के सैनिक होते हैं मंगल पांडे, ये विद्रोह करते हैं। इनकी गिरफ्तारी होती है और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है। फिर उसके बाद होता है 10 मई 1857 को मेरठ में। 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह करते हैं और ये पहुंच जाते हैं 11 मई को दिल्ली। जो 11 मई को 12 मई को ये वहाँ को जो मुग़ल बादशाह होते हैं, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको अपना नेता घोषित कर देते हैं। 1857 की क्रांति होती है। ठीक, 1857 की क्रांति में कहाँ से किन विद्रोही नेताओं ने नेतृत्व किया, उसको दबाया किसने, ये क्वेश्चन बनता है। दिल्ली से बहादुर खां द्वितीय, ठीक है, इनके सेनापति होते हैं बख्त खां। तो इसको दबाता है निकोलसन और हडसन। हडसन याद रखना, हडसन लेन है वहाँ पे। दिल्ली के विद्रोह को नेतृत्व कौन करते हैं? मुगल बादशाह। और इसको दबाता है हडसन। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का बचपन का नाम दोदूपंत था और इसको कैम्पबेल दबाता है। फिर लखनऊ में नेतृत्व करती है बेगम हजरत महल और इसको भी कैम्पबेल दबाता है। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे। और जनरल हीरोज ने झांसी की रानी के बारे में कहा है, एकमात्र मर्द जो यहाँ सोई है वो कौन है? झांसी की रानी। इनके बारे में ऐसा हीरोज इनकी प्रशंसा में बोलता है इनकी मृत्यु के पश्चात। फिर जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह करते हैं और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था।
फिर बरेली में खान बहादुर खान करते हैं, और इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया किसने था? कर्नल नील ने दबाया था। उसके बाद प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की? 1814 में। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज, 1828 में बंगाल में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। फिर उसके बाद है हेनरी विवियन डिजेरियो ने यंग बंग आंदोलन, यहाँ से मिलाने को आ जाएगा। यंग बंग आंदोलन किससे संबंधित है? हेनरी विवियन डिजेरियो से संबंधित। जबकि आत्मीय सभा का संबंध राजा राम मोहन राय से है। ब्रह्म समाज तो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज, और फिर केस केस मिशन। फिर आर्य ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। उसके बाद पुनः सार्वजनिक समाज 1867 में गोविंद रानडे ने की। सत्य शोधक समाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योतिबा फूले। आर्य समाज तो जानते ही हो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की, और हेडक्वार्टर इसका लाहौर में बनाया था, ये याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में। फिर उसके बाद है स्थानीय प्रमुख राजनीतिक विद्रोह, मतलब स्थानीय स्तर के नेताओं ने, जनजातियों ने विद्रोह किया। ठीक है। सन्यासी विद्रोह का संबंध बंगाल से था, और इसी विद्रोह पर आधारित बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की स्थापना की। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है वहाँ कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने की थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कोल विद्रोह, 31-32 का है, और बुद्धो जगत ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ पे हम लोगों ने कोल विद्रोह पढ़ा, कूका पढ़ा, और सन्यासी पढ़ा। फिर उसके बाद संथाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिद्धू और कानू 1856 में, 1857 की क्रांति के 1 वर्ष पूर्व। फिर मुंडा विद्रोह 1890 से 1900 के बीच में, बिरसा मुंडा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद है कुकी आंदोलन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। फिर उसके बाद मोपला, याद रखना, मोपला का विद्रोह 1921 में होता है। ठीक। फिर उसके बाद नागा, नागा आंदोलन कब चलता है? नागा या कोकी आंदोलन, इसको समझो, ये कब चलता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है जो, उसी के साथ चलता है। और इसका नेतृत्व पहले रोंगमई जदोनांग कर रहे होते हैं, फिर इनको अंग्रेज पकड़ कर फांसी पर लटका देते हैं। फिर उसका नेतृत्व उनकी छोटी बहन रानी गौडनाल्यू करती हैं। ठीक है। नागा या कुकी आंदोलन, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलाने को आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न है, इसका उत्तर दो। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? व्यास और सतलज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। महावीर स्वामी जिन के नाम से जाता है, जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थात विजेता होता है। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इसका आंसर क्या होगा? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये याद रखना। चौथा क्वेश्चन है, बौद्ध स्तर पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया, कहाँ पे? वैशाली में। फिर वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? उपनिषद। देवानाम प्रिय, ये तो याद ही होता, अशोक के बारे में था। लेकिन तांबे में पहली बार उपयोग किया गया है, कब किया गया है? ताम्रपाषाण काल। बकवास क्वेश्चन। ये चारों बौद्ध संगीति और राजा और उसका अध्यक्ष कौन था, ये याद रखना। पहले का कौन था? महाकश्यप थे अध्यक्ष, और राजा कौन था उस टाइम? अजातशत्रु था। अजातशत्रु किस वंश से था? हर्यक वंश से था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? शुभकामी थे। और कालाशोक इस
टाइम शासक था। पाटलिपुत्र में तृतीय बहुत संगीति हुई अशोक के टाइम। इस टाइम अध्यक्ष इसका कौन था? मोगलीपुत्तिस। फिर उसके बाद है कश्मीर के कुंडलवन में वशमित्र इस टाइम शासक था। वशमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क शासक था। क्वेश्चन ये कर देना, क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके 3 चरण हैं। ठीक है, पहला चरण 1885 से 1905, 1905 से फिर द्वितीय चरण 1905 से 1919, 1919 से 1900 आज़ादी तक 1947, और इसको गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। 3 चरण है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष 1885 में किसकी स्थापना हुई? आईएनसी की स्थापना हुई। और कौन करता है? ए.यू. ह्यूम, ये ब्रिटिश नागरिक होते हैं। ठीक, और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड डफरिन होते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन आया आदो में आया है। दादा भाई नौरोजी के नाम पे, सुझाव पे ही इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी नाम पड़ा। ठीक, तो पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका पहला जो सम्मेलन 1885 में पूना में होना था, वहाँ प्लेग फैल गया तो बम्बई में किया गया। ठीक है, 1885 बम्बई में हुआ। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसमें 72 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। मान लो ये इंडिया है, इधर मुंबई है, पहला यहाँ पे होता है, दूसरा कोलकाता में होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी। फिर तीसरा हम लोग कहाँ गए? नीचे गए, मद्रास में, चेन्नई अर्थात। ठीक है, तीसरा मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। फिर उसके बाद हम लोग आए इलाहाबाद ऊपर। ठीक है, ये देखो ऐसे क्रम चल रहा है। द्वितीय के कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तृतीय के बदरुद्दीन तैयब, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। फिर चौथा बहुत संगीति कहाँ होती है? आईएनसी का अधिवेशन चौथा कहाँ होता है? चौथा होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अंग्रेजों ने स्थान नहीं दिया था, तो लौदर काउंसिल खरीद कर दरभंगा के राजा ने स्थान दिया। और इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है 1896 का, याद रखना। 1896 में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम। फिर 1896 के बाद फिर 1906 दादा भाई नौरोजी बनते हैं। शब्द स्वराज शब्द का पहली बार आईएनसी के मन से प्रयोग हुआ। फिर 1907 का सूरत विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। इसके अध्यक्ष घोष, रास बिहारी घोष होते हैं। ठीक है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। और कांग्रेस के नरम और गरम दल और मुस्लिम कांग्रेस एक साथ हो जाती है, ये याद रखना। चौथा अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसके प्रयासों से? तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरम दल गरम दल एक होते हैं। और मुस्लिम लीग आईएनसी के साथ होती है, किसके प्रयासों से? जिन्ना और तिलक के प्रयासों से। इसके बीच में एक होता है 1911 का अधिवेशन, इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था, इम्पोर्टेंट है। फिर 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षा बनती हैं। फिर 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन में इसके अध्यक्ष रहे। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा होती हैं। फिर 1929 का इम्पोर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन होता है, पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई। फिर 1931 का कराची अधिवेशन होता है, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं और पहली बार यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात होती है। फिर 1938 का अधिवेशन होता है हरपुरा में और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस इसमें हराते हैं पट्टभी सीतारमैया को। पट्टभी सीतारमैया की हार को गांधी जी व्यक्तिगत हार मान लेते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं और इस त्यागपत्र के पश्चात बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। फिर 1940 का रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष होते हैं। ये 5 साल तक लगातार रहते हैं। फिर आज़ादी के टाइम बनाए जाते हैं कृपलानी अध्यक्ष आईएनसी के। फिर उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन व उग्रवाद
अभिनव भारत, इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की थी। फिर इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में श्याम जी केस वर्मा कहाँ करते हैं? लंदन में करते हैं। फिर उसके बाद गदर पार्टी है 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल करते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है खुदाई खिदमत गार, इसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार का करते हैं। कब? 1929 में। फिर आज़ाद हिंद फौज वेरी इंपॉर्टेंट है 1941 ईस्वी में मलाया में होती है। कैप्टन मोहन सिंह संस्थापक होते हैं। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 ईस्वी में जापान में रास बिहारी बोस कहते हैं। फिर 1943 में जब एस सी बोस वहाँ जाते हैं 1943 में, इनको सौंप कर इसकी अध्यक्षता सौंप देते हैं एस सी बोस को। फिर गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन, स्पेशल यहाँ पे दिया है, इनसे तो ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना। गांधीवादी के युग कब? 1919 के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद बंगाल विभाजन किसके टाइम होता है? लॉर्ड कर्जन के टाइम होता है। ठीक है। और इसका निर्णय कब लिया जाता है? 20 जुलाई को इसका निर्णय लिया जाता है। यहाँ 20 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है। काला दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाते हैं और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। और इस टाइम शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले संजीवनी में कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाया था, ये याद रखना। पत्रिका थी संजीवनी। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती, 30 दिसंबर 1906। संस्थापक कौन होते हैं? बंगाल के नवाब सलीमुल्लाह खान। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रथम वकार उल मुल्क। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है होम रूल आंदोलन 1916 में। होम रूल कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। इसकी स्थापना एनी बेसेंट और तिलक जी करते हैं। अलग अलग इनकी अलग अलग रहती हैं। फिर उसके बाद चंपारण आंदोलन 1917 का है। जब 1916 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन आईएनसी का, वहीं पे राजकुमार शुक्ला आते हैं और गांधी जी को निमंत्रित करते हैं चंपारण के लिए, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्ती अंग्रेज खेती करा रहे होते हैं नील की, लेकिन नील बिक नहीं रहा होता है। इसे ही तीन कटिया प्रथा कहा जाता है। और इसमें गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूल हक थे, जेबी कृपलानी थे, नरिहर फारक थे और महादेव देसाई थे। इसी आंदोलन की सफलता पर टैगोर ने महात्मा को, मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। फिर उसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद होता है 1918 में खेड़ा आंदोलन। फिर रॉलेट एक्ट, इसको जानते हैं, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का, जिसके के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभी भारतीय इकट्ठा होते हैं। इसी टाइम 13 अप्रैल को इन पर गोली चला दी जाती है जनरल लोडाया द्वारा। फिर उसके बाद 1919 में 1920 खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। इसी के पश्चात शुरू होता है 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा, उसके बाद होती है अवध किसान सभा का गठन 1920 में होता है, लेकिन इसके पूर्व होती है 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन। ये याद रखना। इसे में अवध किसान सभा में जबकि नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? बाबा रामचंद्र। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होना था, इसी टाइम तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। गांधी ने कैसे हिंद की उपाधि त्याग दी? 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, उनका बहिष्कार किया गया। और असहयोग आंदोलन चल रहा था तभी चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है,
वहाँ पे हो जाती है थाने पे उग्र भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर दिया। 21 या जो सिपाही होते हैं वो जलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक, काकोरी कांड 1925, 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड का नाम चेंज कर दिया, काकोरी एक्शन 10 हो गया है। और इसको लूटा हिंदुस्तान HRA के सदस्यों ने। HRA के सदस्यों में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1925। HRA फिर इसी में बिस्मिल अशफाकुल्ला खां और रोशन लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन सबको फांसी दे दी जाती है। ये डेट याद रखना, काकोरी एक्शन 10 कब का है? 9 अगस्त 1925 को। और साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच के लिए आता है। 1927 में आना, इसका गठन का प्रस्ताव लाया जाता है। 1928 में, फरवरी 1928 में भारत पहुंचता है। इसमें कोई भी इंडियन नहीं होता, इसलिए इसका विरोध हो रहा होता है। इसी विरोध में लाठीचार्ज करती है पुलिस और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हो जाती है। 1 माह बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के बदला लेने के लिए सैंडर्स को भगत सिंह और आदि व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी जाती है सैंडर्स की, और इसी आरोप में उनको फांसी पे दे दी जाती है। उसके बाद साइमन कमीशन के बाद 1928 में क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट आती है, क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि आप संविधान बना के दिखाओ, हर जगह विरोध करते हो। क्योंकि नेहरू ने, उसके पहले साइमन कमीशन आता है तो उसका विरोध हो रहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट का, तो बर्कनहेड चैलेंज करते हैं, भारत सचिव होते हैं। तो नेहरू जी, कौन? मोतीलाल नेहरू, एक प्रस्ताव लेके आते हैं। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस को पहला लक्ष्य घोषित किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात करो। इसी का विरोध करते हुए ये लोग इससे बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है गांधी जी द्वारा। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दांडी यात्रा से शुरू होता है। दांडी यात्रा कब से शुरू होती है? 12 मार्च से 6 अप्रैल। 12 मार्च से 6 अप्रैल गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, 12 मार्च से 6 अप्रैल डेट। फिर उसके बाद गांधी समझौता होता है कब? 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौते के पश्चात ये निश्चित हुआ कि INC गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय वाले में पार्टिसिपेट करेगी। तो गोलमेज सम्मेलन मिलाने को आ सकता है। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1929 से जनवरी 1930 तक चलता है। तो ये याद रखना, पहले सम्मेलन में INC पार्टिसिपेट नहीं करती है, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 बीच होता है। गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं INC की तरफ से। INC फिर तृतीय सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 के बीच में होता है। इसमें सिर्फ INC जो पार्टिसिपेट करती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करती है। आपको जो आंदोलन होंगे रटने की जरूरत नहीं, मैंने एक साथ एक क्रम से एक जगह लिख रखा है, ये मैं PDF डाल दूंगा। जैसे कि ये आपका मान लो जो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं वो एक साथ मैंने लिख दी हैं। जैसे कि ये आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन कब? 1905 से, ये ऐसे है। फिर 1905 में ये पहला, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, फिर 1907 में सूरत अधिवेशन विभाजन होता है, फिर 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है। बिल्कुल याद करना, बिल्कुल पास में लिखा है एक साथ इसमें। फिर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन।
अभी मैं डाल दूंगा, लास्ट में इसको एक बार पढ़ा भी दूंगा, तो आपको आपका ये हिस्ट्री पूरा हो जाएगी। तो अभी बाकी यहाँ पे है फिर कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या होता है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति को भी हिंदू से पृथक करके उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। इसी का विरोध में 16 अगस्त 1932 को यह जारी होता है, तो 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। फिर 26 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, उनके लिए SC ST के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने बता ही दिया, डेट 26 सितंबर है ये। फिर उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, 1939 में द्वितीय वर्णवाद शुरू हो जाता है। उसके पहले 8 राज्यों में INC की सरकार होती है। INC की बिना सहमति के 1939 में जो द्वितीय वर्णवाद शुरू होता है, अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी तरफ से शामिल कर लिया। इसी का विरोध में INC जो सरकार बना रखी होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को 22 दिसंबर 1939 को अपना त्यागपत्र दे देती है। त्यागपत्र देने के पश्चात तो इसी जो त्यागपत्र होता है, इसी को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है कि INC से छुटकारा मिल गया। तो इसी को अंग्रेजों और भारतीयों ने शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह कि हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं हैं, ये दिखाने के लिए पूरे विश्व को। तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत सहायता करे, इसके लिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाते हैं। इस टाइम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन होते हैं, लाल लिंथगो होते हैं। ये बोलते हैं कि गवर्नर जनरल की वायसराय की सलाहकार काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी और पूर्ण डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन भारतीय तैयार नहीं होते हैं। भारतीय शुरू करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्रम लगाने को 4-5 चीज़ें दे दे, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, इसको क्रम से लगाओ तो क्रम लगाने को आ जाएगा। फिर उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है 22 मार्च 1942 को। इसमें बोला जाता है कि युद्ध के पश्चात निर्धारण के सभी अधिकारों से संबंधित डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और अल्पसंख्यकों हितों के लिए पृथक समझौता होगा। लेकिन भारतीय, अंग्रेज और मुस्लिम दोनों अस्वीकार करते हैं। तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि आप बांटो और जाओ। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू होता है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, वे इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, ये डेट याद रखना। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया जाता है। 7 अगस्त को लाया जाता है, 8 अगस्त को पारित होता है। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर वेबल योजना आती है 1945 में। इसमें बोला जाता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में मुस्लिम और हिंदू बराबर होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग चाहती है कि सभी मुस्लिमों की नियुक्ति मुस्लिम लीग करे, लेकिन हिंदू जो INC कह रही थी कि मुस्लिमों की एकमात्र संस्था मुस्लिम लीग नहीं है। तो इसी पे विवाद हो जाता है। वेबल योजना या शिमला सम्मेलन असफल होता है। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। इस टाइम प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली होते हैं। तो ये समझ जाते हैं कि अब उपनिवेशवाद लंबे समय तक चलेगा नहीं, और तो ये बोलते हैं कि 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। इसी योजना के आधार पर भारत में चुनाव होते हैं। 1946 में चुनाव होते हैं, तो संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किस मिशन की योजना पर आधारित है? कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित है। फिर उसके बाद इटली घोषणा करते हैं 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन स्टेट बन गए। भारत आज़ाद हो गया। भारत की स्वतंत्रता प्रमुख तथ्य हैं। 1893 में
93-94 में तिलक तिलक जी गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू करते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट डेट नहीं। पुस्तकें देख लो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हिंद स्वराज किसकी है? गांधी जी की है। यंग इंडिया भी गांधी जी की। और यंग इंडिया और किसकी है? लाला लाजपत राय की है। नील नटपड़ दीनबंधु मित्र की है। और इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की है। भगत सिंह की 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, दूसरी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड। और जवाहरलाल नेहरू कौन से लिखते हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं। आनंद मठ सन्यासी विद्योपाध्याय थे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। फिर इंडियन स्ट्रगल एस.सी. बोस की है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की है। गीता रैस बाल गंगाधर तिलक की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया जाता है साहित्य का। गवर्नर जनरल से 30 मिनट का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, उसको जाके देख लो। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता देख लिए हो। अभ्यास प्रश्न, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू परिषद में, पहला क्वेश्चन है कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद में राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया गया था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? 1923 में। जब भारत वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो शून्य की स्थिति हो गई। कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव में पार्टिसिपेट करें, कुछ लोग चाहते थे ना करें। जो चाहते थे वो परिवर्तनवादी थे, उसी में से थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और चुनाव में पार्टिसिपेट किया। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, 29-30 में। तो पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। फिर वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू ने समिति द्वारा किस अधिनियम विशेष देने का प्रस्ताव रखा था? अधिकारों का बिल। क्वेश्चन में डाल दूंगा, देख लेना भाई। सिंधिया कहाँ थे? जानते ही हो। गायकवाड़ नागपुर के भोसले, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर या इंदौर लिख लो। होलकर, गायकवाड़ बड़ौदा, उज्जैन होलकर, सिंधिया उज्जैन। यहाँ पे सिंधिया उज्जैन ये भी गलत है, सिंधिया ग्वालियर में शासन किए हैं। उज्जैन उसी का पार्ट है, चलो याद कर लेना। हाँ, तो ये वीडियो सबसे शॉर्ट में मान लो शुरू होता है, यहाँ से शुरू करो। विदेशों में जो स्वतंत्रता से संबंधित विदेशों में गठित किए गए, पहला था भारतीय सुधार समिति 87 में बनी, किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1888 में इंडियन एजेंसी विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में बनी। और 89 में ब्रिटिश समिति बनी। ये आईएनसी के पूर्व संस्थापित आईएनसी के पूर्व या आईएनसी के साथ संस्थापित संस्थाएं विदेश में। उसके बाद 1905 का बंगाल विभाजन, उसी टाइम स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। 1907 में सूरत विभाजन। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आईएनसी के रास बिहारी घोष होते हैं। फिर उसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है और राजधानी परिवर्तन करके कोलकाता से दिल्ली लाया जाता है। फिर 1916 का है लखनऊ अधिवेशन और इसके अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग और आईएनसी एक साथ हो जाते हैं। आईएनसी गरम दल और नरम दल एक साथ हो जाते हैं। फिर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू होता है। होम रूल आंदोलन 2 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, होम रूल तिलक जी और एनी बेसेंट।
फिर 1917 में चंपारण आंदोलन होता है और फिर 1918 में खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह के बाद 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है। फिर 1920 में शुरू होता है असहयोग आंदोलन। फिर 1922 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। फिर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। फिर 1927 में आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है और 1928 में इंडिया पहुंचता है और फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाते हैं नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। और 1928 के बाद 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी जाती है। फिर 12 मार्च से 6 अप्रैल सविनय आज्ञा आंदोलन चलता है। फिर उस टाइम होती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी आईएनसी की तरफ से। फिर 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले ये होता है गांधी रिविन समझौता। फिर अप्रैल 1931 में होता है कराची अधिवेशन और इसमें फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। फिर उसके बाद 26 सितंबर 1932 को होता है कम्युनल अवार्ड के विरोध में पूना पैक्ट। 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। 11 में से 8 में आईएनसी सरकार बनाती है। फिर 1939 से 1945 द्वितीय वर्ल्ड वार शुरू होता है। 1940 में शुरू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे होते हैं जेएल नेहरू। फिर 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय सरकार रिजाइन कर देती है। कब? 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद आता है यहाँ पे समझ लो किप्स मिशन 1942 में और अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होता है। 1945 में शिमला सम्मेलन या वेबल योजना आती है। नवंबर 1945 में द्वितीय वर्ल्ड वार जैसे ही शुरू खत्म होता है तो जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उनको गिरफ्तार करके उन पे लाल किले का मुकदमा चलाया जाता है। ये कब होता है? नवंबर 1945 में। और फरवरी 1946 में शाही नौसेना विद्रोह होता है। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत में आता है और इसी पे गठित होती है चुनाव। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे ज्योग्राफी का वीडियो आएगा, उसके बाद करंट और जीके इम्पोर्टेंट। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।